नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे कि अशोक कैसे एक निर्दयी राजा, कैसे एक महान राजा के रूप में चेंज हुआ। सबसे पहले तो कहानी सुनिए। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में भिक्षा मांगने जा रहे थे। तभी जैसे ही वो गांव में घुसे, देखे दो बच्चे खेल रहे थे साथ में। तभी दोनों बच्चों ने उन्हें देखा, उन्हें और वो लोग उन्हें पहचान गए कि ये गौतम बुद्ध हैं, बहुत ही जाने माने और पहचाने भिक्षुक हैं। तभी उसके दोस्त ने कहा कि चलो हम लोग भी इन्हें कुछ भिक्षा देते हैं, लेकिन उसके दोस्त के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे सभी लोग जुट गए एक पास। तभी एक बच्चा जाता है और जमीन से मिट्टी उठाकर गौतम बुद्ध को भिक्षा देता है। ये देखकर सभी लोग, अगल बगल के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध गंभीरता से उसकी भिक्षा को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि यही लड़का आगे चलकर 100 साल बाद एक सम्राट के रूप में होगा, और वही लड़का 100 साल बाद सम्राट अशोक के रूप में प्रचलित हुआ। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं अशोक के पूरी जीवनी के बारे में। सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक बहुत ही प्रतापी और वीर शासक था। सम्राट अशोक के जीवनी को जानने से पहले समझते हैं कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास आखिर क्या था। तो मौर्य साम्राज्य से पहले मगध साम्राज्य पर सबसे पहले समझते हैं साम्राज्य या महाजनपद क्या होता है। देखिए, उस प्राचीन समय में जब छोटा सा 5-6 गांव का समूह होता था, वो जनपद कहलाता था, और 20-50 गांव के समूह को हम महाजनपद कहते थे। और उस समय पर भारत में कुल 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों में सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे उपजाऊ महाजनपद था वो था मगध। और उस समय मगध वंश पर नंद वंश का शासक था। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, जिन्होंने उस टाइम पर सारे क्षत्रियों को नष्ट करके सर्व क्षत्रांतक की उपाधि लेकर नंद वंश की स्थापना किया। महापद्म नंद एक निर्दयी शासक था। उसके बाद उसका बेटा घनानंद मगध साम्राज्य का सम्राट हुआ। अपने पिता की तरह वो भी एक नापित और बहुत ही विलासी राजा था। उस समय पर एक आचार्य रहते थे जिनका नाम था चाणक्य। वे अपने आसपास की और देश और विदेश की परिस्थिति को भांपकर पता लगाया कि आने वाले समय में भारत के लिए अच्छा नहीं है, भारत पर बाहरी आक्रमण होने वाला है। और वो पहले की स्थिति को पहले ही भाप गए, और उसके बाद से उन्होंने सोचा कि एक आचार्य होने के चलते मुझे अपने देश को बचाने का कर्तव्य है। और वो सोची कि मैं जाऊंगा, घनानंद से मिलूंगा, बात करूंगा और उसे समझाऊंगा, तो शायद वो मेरी बातों को समझे। और ऐसा सोचकर वे अपने शिष्य के साथ घनानंद के पास चले गए। दोनों लोग जब रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में एक अचानक से एक कांटे आचार्य चाणक्य के पैर में एक कांटा गड़ गया, और कांटों का झुरमुटों का एक समूह था। चल रहे थे दोनों लोग आपस में बात करते हुए, तभी अचानक से उनके पैर में कांटा गड़ गया। तभी उनका जो शिष्य था, तो अचानक से आचार्य चाणक्य अपने पैर से कांटा निकाल कर अपने साथ में मट्ठा लिए थे कि रास्ते में और प्यास लगेगी तो पीने के लिए। तो सारा मट्ठा कांटे के झुरमुटों में गिराने लगे। यह देखकर उनका जो शिष्य था वो आश्चर्य में पड़ गया और कहा कि आचार्य आप ये क्या कर रहे हैं। तभी आचार्य चाणक्य ने कहा कि मुझे इस कांटे अर्थात झुरमुट का समूह से मुझे कष्ट हुआ है, और इस मेरे बाद किसी और को कष्ट न हो, इसीलिए मैं इसको पूरी तरह से नष्ट कर रहा हूँ, ताकि मेरे बाद किसी और को दुख नहीं पहुँचा सके। इसलिए मैं इस झुरमुटों के समूह में मट्ठा डाल रहा हूँ, ताकि जैसे ही मट्ठा डालूंगा आसपास की चींटी आएंगी और मट्ठा खाने के चक्कर में वे कांटे को भी खा डालेंगे, और इस तरह कांटा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इस स्थिति को देखकर आप आचार्य चाणक्य की मनोस्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं कि आचार्य चाणक्य कैसे थे। उस समय पर सबसे कुटिल, सबसे बुद्धिमान नेता आचार्य चाणक्य थे। जैसे ही वो मगध साम्राज्य पहुंचे और घनानंद के महल में प्रवेश किए, आचार्य चाणक्य को देखते ही घनानंद एकदम गुस्से से क्रोधित हो उठा, क्योंकि आचार्य चाणक्य एक पंडित थे, लेकिन उनकी जो रूप था वो बहुत ही कुरूप थे। उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो ब्राह्मण है। और जैसे ही घनानंद ने उन्हें देखा, अपमानित करने लगे और कहा कि तुम आचार्य कैसे बन सकते हो, तुम इतना कुरूप हो। आचार्य चाणक्य ने सभी अपमानों को सहते हुए घनानंद के सामने अपने सारे विचारों को रखा, लेकिन घनानंद ने उनके एक भी विचारों का सम्मान नहीं किया और उसे उनको इग्नोर करते गया। अंत में जब आचार्य चाणक्य बार बार एक ही बात को उसे समझा रहे थे,
तो धनानंद ने कहा कि तुम मुझे अब राजनीति करना सिखाओगे, तुम मुझे सिखाओगे हमें देश कैसे चलाया जाता है। ऐसा सुनकर और धनानंद ने उन्हें पैर से धक्का मारकर गिरा दिया। जैसे यहाँ आचार्य चाणक्य गिरे, गुस्से में आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि धनानंद, जब तक मैं तुम्हारे संपूर्ण नष्ट को, नंद वंश को नाश नहीं करेगा, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और तभी से वे अपनी शिखा को नहीं बांधे। और उस समय प्रण लिए कि अब मैं नंद वंश का सफाया करूंगा। उसके बाद वे मगध साम्राज्य से निकल गए और खोजने लगे किसी ऐसे आदमी को जो मगध का सम्राट भविष्य में बन सके। तो उन्हें मिले चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी मम्मी का नाम था मूरा। उन्होंने उनकी मम्मी से आज्ञा लिया कि मैं आपके बेटे को ले जा रहा हूँ तक्षशिला, इसे शिक्षा दीक्षा मैं दूंगा और भविष्य में मैं इसे सम्राट बनाऊंगा। इस शब्दों को सुनकर चंद्रगुप्त मौर्य की माता आश्चर्यचकित पड़ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे भी कर करके उन्हें मना लिया और चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला लेकर चले गए। वहाँ पर इनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई और एक निश्चित समय बाद आचार्य चाणक्य ने नंद वंश पर आक्रमण किया। अब मगध महाजनपद के अगल बगल जो राजा थे उनसे संधि कर शक्तिशाली हो गए और तीसरी बार के आक्रमण में नंद वंश संपूर्ण पूरी तरह से नष्ट हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य के सम्राट बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य एक निश्चित समय शासन करने के बाद सरल बेलगोला नामक स्थान पर संलेखना विधि से अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लिए। संलेखना मतलब ये होता है कि अपनी सांसों को रोककर मृत्यु को प्राप्त करना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठे उनके बेटे बिंदुसार। बिंदुसार एक अच्छे शासक थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना में जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य प्रतापी, वीर और बुद्धिमान थे, उतना बिंदुसार नहीं थे। उस समय तक शासन अच्छे से चला क्योंकि आचार्य चाणक्य उस समय तक थे। बिंदुसार के कई बेटे हुए, उसमें से एक बेटा था अशोक। बिंदुसार की जो पत्नी थी सुभद्रांगी, उन्हीं से एक बेटा का जन्म हुआ जिसका नाम था अशोक। जैसे अशोक का जन्म हुआ, अशोक बहुत ही कुरूप था। उस समय सम्राट बिंदुसार ये नहीं चाहता था कि सम्राट अशोक आगे चलकर मगध साम्राज्य का राजा बने, क्योंकि वो बहुत ही देखने में कुरूप था। इसीलिए बिंदुसार उस बेटा मानते ही नहीं थे और थोड़ा सा भी बेटे जैसे प्यार नहीं किए। उन्हें एक बेटा न मानते थे और जो भी एक राजा को मिल सकता है सुविधाएं सब दिया गया था, बस उन्हें अपने पिता का प्यार नहीं मिला था। धीरे धीरे अशोक बड़े हुए, धीरे धीरे बिंदुसार बूढ़े होते गए। तब उन्होंने सोचा कि मगध साम्राज्य का अगला राजा कौन बनेगा। तब उन्होंने सोचा कि सभी राजकुमारों के बीच में एक प्रतियोगिता कराई जाए, जो राजकुमार सबसे अव्वल आएगा उसे राजा बना दिया जाएगा। उसके बाद प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता कराने से पहले बिंदुसार के मन में बहुत चिंतित थे कि सम्राट अशोक कहीं राजा न बन जाए। सम्राट बिंदुसार चाहते थे कि मेरा बेटा सुसीम वो आगे चलकर मगध साम्राज्य का राजा बने। उन्होंने अपने साम्राज्य के सबसे विशेष ज्योतिषी को बुलाया और उन्होंने कहा, जिसका नाम था पिंगल, और उन्होंने पिंगल ऋषि से कहा कि अपने ज्योतिष विद्या का पता करके बताओ कि आने वाले समय में मगध साम्राज्य का राजा कौन बनेगा। पिंगल ऋषि अपने ज्योतिष शास्त्र से पता किए और उन्हें पता चला कि आने वाले समय में अशोक मगध महाजनपद का सम्राट बनेगा। लेकिन वो ये भी जानते थे कि अशोक को बिंदुसार थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए पिंगल ऋषि डायरेक्ट अशोक से नहीं कह पाए कि अशोक मगध महाजनपद का सम्राट बनेगा। उन्होंने कहा कि जिसका सवारी सबसे अच्छा होगा, जिसका आसन सबसे अच्छा होगा, जिसका खाने का तरीका सबसे अच्छा होगा, जिसका बैठने का तरीका सबसे अच्छा होगा, वही मगध साम्राज्य का राजा बनेगा। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई और जैसे ही सम्राट अशोक प्रवेश किए प्रतियोगिता स्थल पर, तो हाथी से प्रवेश किए। तो सबसे बढ़िया सवारी उन्हीं का था, हाथी का। और हाथी से उतरते ही वो जमीन पर बैठ गए। अन्य सभी जो राजकुमार थे वो अपने अपने कुर्सी पर बैठ गए और सम्राट अशोक जमीन पर बैठे। तो इस तरह से सबसे बढ़िया आसन अशोक धरती पर बैठ गया। इस तरह से दोनों जो भी शर्तें थी पूरी हो गई। ये देखकर सम्राट बिंदुसार जान गए कि ये अशोक की सम्राट बनने वाला, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश किया कि सम्राट अशोक सम्राट न बने और उसी समय उस प्रतियोगिता को नष्ट कर दिया। उसके बाद से उसी समय तक्षशिला और अवंती में विद्रोह होने लगा। बिंदुसार ने सोचा कि अशोक की परीक्षा लेने का बढ़िया समय है।
और उन्होंने अशोक को बुलाया और कहा कि जाओ, जो अवंती में विद्रोह हो रहा है उसे तुम दबा कर आओ। उस समय अशोक की उम्र 18 वर्ष की थी और उन्होंने ये भी कहा कि एक भी हथियार लेकर नहीं जाना है। सम्राट अशोक बिंदुसार के दरबार में उपस्थित हुए और उनकी बातों का आज्ञा मानकर वो अवंती विद्रोह को दबाने चले गए। जाने पर पता चला कि विद्रोह अपने आप ही दब गया है। जैसे ही लोग जाने कि अशोक आ रहा है, अपने आप ही विद्रोह शांत हो गया। ये सुनकर के सम्राट बिंदुसार बहुत खुश हुए और उन्होंने अवंती का उसे वायसराय बना दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, सुसीम अशोक बड़े होते गए। अब भी धीरे धीरे बिंदुसार और बूढ़ा हो गया। तब उस समय वो सोचा कि ये सही समय है कि मगध साम्राज्य का अगला सम्राट कौन होगा, इसका निर्णय ले लिया जाए। उसी समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। फिर सम्राट बिंदुसार ने कहा कि इस बार सुसीम की परीक्षा ली जाए और सुसीम को विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिए। उसे सभी हथियार, सभी सैनिक दे दिए गए। जैसे ही सुसीम निकला, उसी समय सम्राट बिंदुसार की तबीयत हद से ज़्यादा खराब हो गई और वो मृत्यु के कगार पर आ गए। जैसे ही ये खबर मगध सम्राट के जो प्रधानमंत्री थे राधागुप्त, जो आचार्य चाणक्य के पोते थे, जैसे ही वो स्थिति को भापे कि मगध साम्राज्य मतलब बिंदुसार मरने वाले हैं, उन्होंने अशोक के पास खबर पहुंचाया कि जल्दी से तुम मगध में उपस्थित हो जाओ, क्योंकि सम्राट बिंदुसार मरने वाले हैं और अगला राजा तुम्हें ही बनना है। क्योंकि जो सुसीम है वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है और वो राजा के लायक नहीं है। और जब बिंदुसार ने राधागुप्त से कहा कि मेरे खबर को जाओ सुसीम तक पहुंचाओ और उससे कहो कि सारा विद्रोह छोड़ के मगध साम्राज्य आ जाए, उसे उसका राज्याभिषेक कर दिया जाए। मैं मरने से पहले उसके राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। जानबूझकर राधागुप्त ने उनकी सूचना को लेट से पहुंचाया और अशोक को पहले ही बता दिया। अशोक राज्य में उपस्थित हुआ। जैसे ही सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हुई, अशोक अपने आप को राजा घोषित कर दिया और ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 101 भाइयों को मार करके गद्दी पर बैठ गया। ऐसा कथन बौद्धों के ग्रंथ है उसमें कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब सम्राट अशोक अपने वृद्धावस्था में आए तो वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे और बौद्धिस्ट लोग अपने बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए इतना क्रूएल उसमें अशोक को दर्शाए, ऐसा कहा जाता है। अब समझते हैं आगे आखिर में क्या हुआ। उसके बाद से अशोक ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, बहुत से राजाओं की बेटियों से शादी की और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसा करते करते वो मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक बन गए। लेकिन तब भी शरीर था वो कुरूप था। उनकी जो सम्राट उनके महल में जो दासियां रहती थी उनके पास आने से कतराते थे और जब अशोक ऐसा महसूस करते थे, जिसको जान जाते थे कि ये मेरे पास आने से कतरा रही है, उसे जिंदा जलवा देते थे। ऐसा ग्रंथों में स्रोतों से प्राप्त हुआ है। उसके बाद अशोक ने क्या किया, देखिए कुछ समय पश्चात अशोक अपने सारे क्षेत्रों को जीत चुका था। सारे क्षेत्रों में अपने सशक्त पकड़ बना ली थी, बस एक को छोड़कर, जिसका नाम था कलिंग। कलिंग पर न ही चंद्रगुप्त मौर्य आक्रमण करके जीत पाए थे, न ही बिंदुसार। अशोक ने सोचा मैं कलिंग पर आक्रमण करके उस पर जीतूंगा। कलिंग के राजा हार मानने को तैयार नहीं थे। दोनों के बीच में युद्ध हुआ और लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। जिस मैदान पर उन दोनों के बीच मृत्यु हुई थी, वहां पर जाने पर कीचड़, मांसों और खूनों से लिप्त हो गया था और जैसे युद्ध खत्म हुआ, अकबर का हृदय परिवर्तित हो गया और इतने सारे खून को देखकर उसका हृदय दुख से भर गया। फिर उसने निर्णय लिया कि आज के बाद जिंदगी में मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। उसके बाद वो बुद्धिज्म को, उसके बाद जैसे ही अपने महल में जाता है, सोचता है कि आज के बाद मुझे जिंदगी में कभी भी एक भी युद्ध नहीं करना है। एक कहानी ये भी है कि जो अशोक का भाई था सुसीम, जिसे सम्राट बिंदुसार राजा बनाना चाहते थे, अशोक चाहता था कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो उसके लिए उसने क्या किया, जैसे सुसीम किसी विशेष क्षेत्र का वायसराय था और वो जब विद्रोह करते हुए मगध साम्राज्य में आया तो राधागुप्त ने एक योजना बनाई। उस समय महल के 4 दीवार थे।
तथागत ने कहा कि चारों दीवारों के आगे हम लोग गड्ढा खुदवा कर उसमें कोयला डाल देंगे जलता हुआ, और ऊपर मिट्टी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। जैसे ही सुसीम आएगा, जैसे ही हम लोग दरवाज़ा खोलेंगे, सुसीम आएगा, उसमें गिर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और उन्होंने क्या किया, 3 दीवारों को बंद कर दिया और एक दीवार खोल दिया, और दीवार का एक गड्ढा खोलकर उसमें जलती हुई कोयला डाल दिया। जैसे ही सुसीम आता है, वो गड्ढे में गिरकर कोयले से जलकर मर जाता है। ऐसा कहानी, ऐसा स्रोतों में बताया गया है। सुसीम का बेटा होता है निग्रोध। निग्रोध आगे चलकर बुद्धिज्म को, वो भी बौद्ध धर्म को अपना लेता है, और वही जब अशोक का हृदय परिवर्तित होता है तो निग्रोध उसके दरबार में आता है, और जब अशोक उसे पहचानता है तो उससे पूछता है कि तुमने कैसे बुद्धिज्म को मतलब ले लिया, और उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और उस समय अशोक निग्रोध को अपने राजगद्दी पर एक दिन तक राजगद्दी पर बैठाया जाता है, और उससे दिन भर बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान लेता है, सुनता है, कुछ पूछता है, कुछ बताते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सम्राट अशोक बूढ़े होते जाते हैं। बूढ़े हो जाने पर उनके जो बेटा बेटी थे, जो उनके जो 2 बच्चे थे, उनको सम्राट अशोक ने श्रीलंका भेज दिया ताकि श्रीलंका जाए और बौद्ध धर्म का प्रचार करवाए। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को एकदम पूरा रूप से अपना लिया था, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग जगहों पर पत्थरों पर उसके संदेशों को लिखवाते थे, और धम्मा की नीति अपनाया था। सभी राज्यों को एकत्रित अच्छे से करने के लिए, ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, धम्मा नीति को अपनाया, और बौद्ध धर्म को पूरी तरह से अपना कर, और उन्होंने एकदम निर्णय कर लिया कि ज़िंदगी में कभी भी युद्ध नहीं करना है। धीरे धीरे तो जैसे जैसे ही सम्राट अशोक बूढ़े होते गए, वो दान देना शुरू कर दिए। जब अपनी मृत्यु के निकट आए तो इतना, जो भी जिस थाली में खाना खाते थे, उन्हें सोने की थाली में खाना दिया जाता था। जिस थाली में खाना खाते थे सम्राट अशोक उसे भी दान कर देते थे। जैसे ही सम्राट अशोक बूढ़े हो गए तो जो उनके आने वाले जो राजा बनने वाले थे, वो उसे देखकर बहुत जलते थे कि क्या कर रहे हैं, इतना साम्राज्य में इतना कमी है और ये दान पे दान करते जा रहे हैं। जब अशोक को इस स्थिति का पता चलता है तो उसे बहुत ही दुख होता है। अंत में जब उनका अंतिम दिन था, मौत के अंतिम दिन, उनके पास एक आंवला बस बचा था। तो उस आंवले में से उन्होंने आधा आंवला खुद खाया और आधा आंवला बौद्ध धर्म के एक भिक्षु को भिक्षा में दे दिया, और उस समय उनकी मृत्यु हो गई। जय हिंद।